आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज मैंने लिया है, हंटर कमेटी का गठन किस घटना की जांच हेतु गठित किया गया था? हंटर कमेटी बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। हंटर कमेटी, देखो हंटर कमेटी का गठन किया गया था वर्ष 1919 में। इसका गठन किया गया था हंटर कमेटी का। हंटर कमेटी का उद्देश्य क्या था, यही आपको बताना है कि किस लिए इसको गठित किया गया था। तो इसका आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। हुआ क्या था कि पंजाब के अमृतसर में एक बैठक चल रही थी, एक सभा चल रही थी, और वहाँ पर जनरल डायर पहुँचते हैं और वहाँ पर जो है फायर करवा देते हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस घटना के जांच हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे उनका सरनेम था हंटर, तो उन्हीं के नाम पर इसको जो है हंटर कमेटी नाम दिया गया। हंटर कमेटी में कुल 8 सदस्य थे, जिनमें से 5 यूरोपीय थे और 3 भारतीय थे। भारतीय सदस्य, उनके नाम आप लोगों को याद रखना है। पहला है चिमन सीतलवाड़, चिमन सीतलवाड़। दूसरा है साहबजादा सुल्तान अहमद, और तीसरा है जगत नारायण। तो ये 3 भारतीय थे जो कि हंटर कमेटी में भारतीय सदस्य थे। कुल सदस्यों की संख्या 8 थी। और ध्यान रखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु इस कमेटी का गठन किया गया था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे। मतलब मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं हुआ था? दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार था क्या? तो जो ब्रिटेन के जो सम्राट थे ना, उनको एक तरह से या फिर सीधा सीधा हम ये कहें, भारत में भारतीय जनता के समक्ष अंग्रेज जो है ना, अपनी ताकत दिखाने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया करते थे। यहाँ पर एक तरह से बोलना चाहिए पूरा शान शौकत से चीज़ें किया जाता था। तो ये दिल्ली दरबार का आयोजन पहली बार हुआ था। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ होना था 1877, इसको हम 1877 कर देते हैं, ये मान के चलते हैं 1877। 1877 तो ये सही हो जाएगा। 1877 के हिसाब से 1903 में भी हुआ था, 1911 में भी हुआ था। मतलब कि दिल्ली दरबार का आयोजन पहली बार 1877 में, फिर 1903 में, फिर 1911 में। 1921 में दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस समय जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो भारत आए हुए थे, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। प्रिंस चार्ल्स नहीं, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंच, हाँ प्रिंस, यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो रहा है। 1911 में जो है जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी ये आए हुए थे। 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी ये भारत आए हुए थे। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और 1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उस समय जो है इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। मतलब जगह जगह पे जो है प्रिंस ऑफ वेल्स को काले झंडे दिखाए गए थे। तो ध्यान रखना है 1877, 1903 और 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने को बोला जा रहा है। साइमन कमीशन की स्थापना 8 नवंबर 1927 को हुआ था। बिल्कुल ठीक है, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद अगला बोल रहा है कि साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है। मतलब देखो, गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को, और भारत में इस कमीशन का आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 में। अगला दिया है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रस्तुत की। ये भी बिल्कुल सही है। देखो, साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था? 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था ना,
तो उसकी जांच के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था कि क्या और सुधार किया जाना चाहिए और भारतीयों को आगे कितने अधिकार दिए जाने चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए जांच करना था इस कमीशन को। और इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। कुल इसमें जो है 7 सदस्य थे। तो भारतीयों ने इसका काफ़ी विरोध किया था और इसको जो है ना श्वेत कमीशन भी कहा गया, क्योंकि जितने भी सदस्य थे सभी जो है गोरे थे, अंग्रेज थे, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया। कोई भी भारतीय इसमें सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही होंगे, तो द आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 1937 के चुनावों में किस प्रांत में कृषक प्रजा पार्टी, प्राज हो गया है, ये प्रजा होना था, कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी? तो इसका आंसर होगा ये बंगाल में जो है मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी इन दोनों ने मिल करके सरकार बनाई थी। मतलब यहाँ पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ने मिल करके जो है यहाँ पर सरकार बनाई। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब ने जो है यूनियनिस्ट पार्टी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। अगर मद्रास की बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस को बहुमत मिला था। बम्बई की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस को बहुमत मिला था, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर के सरकार बनाई थी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। 1937 में चुनाव हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान की प्रथम संकल्पना करने वाला कौन था? मतलब पाकिस्तान जैसा कोई एक देश होना चाहिए मुस्लिमों के लिए, यह सोच सबसे पहले किसके दिमाग में आई थी? तो ये आया था मोहम्मद इकबाल के दिमाग में, कि इसके मन में आया कि भाई हम मुसलमानों के लिए एक अलग से देश होना चाहिए पाकिस्तान। तो ध्यान रखना है मोहम्मद इकबाल, इसने 1930 में ऐसा जो है ना, जो इसके अंदर सोच आया था 1930 में। उसके बाद जो चौधरी रहमत अली है, इसने जो है नाम दिया 1933 में कि मुस्लिमों के लिए पृथक देश होना चाहिए, तो उस देश का नाम होना चाहिए पाकिस्तान। मतलब कि जो मोहम्मद इकबाल था इसने सोचा कि भाई मुस्लिमों के लिए अलग से देश होना चाहिए, मुस्लिमों के लिए अलग से देश होना चाहिए। ये पहली बार सोचने वाला व्यक्ति था मोहम्मद इकबाल, और उस देश का नाम पाकिस्तान होना चाहिए, यह सोचने वाला व्यक्ति था चौधरी रहमत अली। मतलब कि पाकिस्तान नाम किसने दिया है? चौधरी रहमत अली ने। आगे चल करके मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ने पाकिस्तान की इस मांग को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बड़ा आसान क्वेश्चन है, गुलबर्ग, ये जो है बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी थी। आगे चल करके बीदर भी जो है बहमनी की राजधानी बनी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ कथन दिया हुआ है, विचार करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। पहला कथन दिया है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रवर्तक क्षत्रिय कुल के थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी जी। तो दोनों ही जो है ना क्षत्रिय कुल के थे। जो गौतम बुद्ध जी थे ये जो शाक्य गणराज्य है वहाँ से संबंधित थे गौतम बुद्ध, और जो महावीर स्वामी जी थे ये भी जो है क्षत्रिय कुल से ही थे। तो दोनों जो है क्षत्रिय कुल के थे, बिल्कुल सही है। और उस समय जितने भी धार्मिक आंदोलन या फिर कहें धार्मिक संप्रदायों की स्थापना हो रही थी, अधिकतर के जो प्रवर्तक थे वो किसी ना किसी क्या बोलना चाहिए, क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। अगला दिया है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों ने ही जनसाधारण की भाषा के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया जो कि जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त की जाती थी। वहीं अगर हम महावीर स्वामी जी की बात करें तो उन्होंने प्राकृत, अर्धमागधी जैसी भाषाओं का प्रयोग किया, ये भी जो है जनसाधारण की ही भाषा थी। तो दूसरा कथन भी सही होगा। तीसरे कथन की अगर हम बात करें, दिया है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों ही नारियों के निर्माण के पक्ष में थे, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों जो है नारियों के निर्माण के पक्ष में थे। तो तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो तीसरा वाला आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कथन दिया हुआ है, कथन पढ़ लेते हैं। मेगास्थनीज ने भारत की आकृति को अनियमित समचतुर्भुज बताया है। मेगास्थनीज जो कि
एक क्या बोलना चाहिए, ग्रीक यूनानी था, जो कि भारत में राजदूत के रूप में आया हुआ था। एक तरह से हम इसको विदेशी यात्री मानते हैं। और मेगस्थनीज ने भारत के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। अपना एक तरह से भारत में जो भी उसका अनुभव हुआ उसको उसने लिखा है। और उसने अपनी इसी पुस्तक इंडिका में भारत की आकृति को अनियमित समचतुर्भुज बताया है। बिल्कुल सही है। अगला दिया है फाहियान। फाहियान कौन था भाई? तो फाहियान जो है एक चीनी यात्री था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया हुआ था। ये जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म के विषय में जानने समझने के लिए स्पेशली ये भारत आया हुआ था। तो फाहियान थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से वापस गया, ये कथन दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। ये जमीन के रास्ते आया और जाते समय जो है ये जल मार्ग से गया था। अगला दिया है वेनसोंग ने हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन किया है। वेनसोंग ये भी एक चीनी यात्री था, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म के संदर्भ में अधिक से अधिक जानने के लिए यह भारत की यात्रा पर आया था। और जिस समय ये भारत आया उस समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन था और दक्षिण भारत में दक्कन की अगर हम बात करें ना, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, कर्नाटक तक का जो एरिया है, वहां पर पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। और सुदूर दक्षिण भारत में पल्लव वंश का शासन था। पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। तो यहां पर दिया है कथन कि वेनसोंग ने हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन किया है, तो बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, इसका दो जगहों पर हमको उल्लेख मिलता है। एक तो वेनसोंग के यात्रा विवरण से, वेनसोंग का जो यात्रा विवरण है उसका नाम है CU की। और इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय का जो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है ना, एहोल प्रशस्ति, जो कि उसके दरबारी रवि कीर्ति ने तैयार किया था, उसमें भी हमको हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। इस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय हुई थी और पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। मतलब हर्षवर्धन जो है हारा था, पुलकेशिन जीता था। तो यहाँ पर तीनों कथन सही होंगे। तो तीसरा वाला द जो है आपका सही होगा, 1 2 3। अगला क्वेश्चन दिया है डलहौजी की हड़प नीति के, यहाँ के होना था, डलहौजी की हड़प नीति के तहत भारत विलय किए गए राज्यों का सही क्रम क्या है? तो डलहौजी जो कि ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था, जो कि 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा है। तो इसके समय में इसने हड़प नीति चलाई थी, जिसको गोद प्रथा निषेध के नाम से भी जाना जाता है। जिस भी राजा महाराजा का कोई संतान नहीं होता, उसके राज्य को यह हड़प लेता था। तो सबसे पहले इसने सातारा को हड़पा 1848 में, उसके बाद बघाट, उसके बाद झांसी, उसके बाद नागपुर को 1854 में। तो आपका कूट बनेगा 1, सबसे पहले 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 1 4 2 3। तो आप लोग जो है कूट का मिलान करिएगा, 1 4 2 3, 1 4 2 3। अगला क्वेश्चन जो कि वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, स्त्रियों के उत्थान के लिए लाए गए निम्न अधिनियमों का सही कालक्रम क्या है? तो स्त्रियों के उत्थान के लिए कुछ अधिनियम लाए गए थे, तो इनका सही कालक्रम आपको बताना है। सती प्रथा की अगर हम बात करें तो 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से जो है सती प्रथा प्रतिबंध करने के लिए कानून लाया गया था, सती प्रथा उन्मूलन कानून। उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये आया था 1856 में, जिस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। और यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने काफ़ी कोशिश की थी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लाने में। उसके बाद देसी बाल विवाह अधिनियम, ये इसका मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, फिर भी मेरे ख्याल से 1872 कुछ होना चाहिए। आखिरी में आया था शारदा अधिनियम वर्ष 1930 में, जो कि भारत में जो विवाह की आयु को डिसाइड करता था। तो यहाँ पर आपका जो क्रम हो जाएगा ना, 1 2 3 4, यही आपका क्रम होगा। मतलब सबसे पहले सती प्रथा, फिर विधवा पुनर्विवाह, फिर देसी बाल विवाह, फिर शारदा अधिनियम। मतलब 1 2 3 4 ये आपका जो है कूट बनेगा। तो इसका मैंने कूट नहीं बनाया है, तो उसके लिए सॉरी। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।